नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाले चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। लास्ट क्लास में हमने देखा था नेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स के बारे में। तो हम आज पढ़ते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, कि अगर कोई सा फैक्टर्स कम हुआ तो क्या होगा, अगर कोई फैक्टर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, टेम्परेचर। एक टेम्परेचर अगर कम होता है तो क्या होता है, अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है। इसको आप ऐसे समझना, आप खाना रखे हो फ्रिज में, है ना। फ्रिज में क्या रखे हो आप, खाना रखे हो, है ना। तो जो मौसम वहां का जो है वो कैसा रहता है, इन्वायरमेंट कैसा रहता है, ठंडा रहता है ना। तो उसमें मान लो कोई फंगस है, बैक्टीरिया है ना उस खाने में, तो उसकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, रुक जाती है ना। तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक गई, मतलब वो उस खाने को खराब कर पाएगा क्या, नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहां क्या है, ठंडा इन्वायरमेंट है। तो बैक्टीरिया या फिर जो फंगस है उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई है, रुक गई है। इस कारण से खाना जल्दी खराब नहीं होता है। तो सेम ये सभी जीवों के लिए लागू होता है कि जो टेम्परेचर कम रहता है तो उसमें एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने पर एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। एक टेम्परेचर जो लेवल है जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, वहां तक तो एंजाइम की एक्टिविटी रहेगी, अच्छी रहेगी वहां तक। लेकिन जैसे ही उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से और आगे बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाता है एंजाइम्स। तो सिंपल आपको दो बातें याद रखनी है। लो टेम्परेचर में एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनएक्टिव, मतलब ठंडी में क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं करते, रुक जाते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी एक्टिविटी फिर से चालू हो जाती है और एक टेम्परेचर लेवल के आने तक बढ़ती है जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम रहती है एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम आगे और बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तो एंजाइम नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो दो बातें हमको सीखनी है, लो टेम्परेचर में इनएक्टिव, हाई टेम्परेचर में डीनेचर, मतलब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपके पास यहाँ पर एक ग्राफ है, आप देखिए, ये है एक्स में टेम्परेचर, वाई में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक पहाड़ है, मतलब टेम्परेचर के लिए बताया गया है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, है ना। तो ये जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पीक में ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस लेवल तक तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन इससे आगे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी एक्टिविटी धीरे धीरे आप देख रहे हैं नीचे कम होती जा रही है, और बढ़ाने पर नष्ट हो जाती है एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये बताता है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहां तक बस बढ़ सकती है एंजाइम की एक्टिविटी, उससे आगे नहीं पार हो सकती, है ना। तो आपसे हो सकता है इससे सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर लेवल है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है, उससे आगे उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो वो कौन सा टेम्परेचर लेवल है, वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर लेवल। लो टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है, कुछ समय के लिए रुक जाती है। लेकिन हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, इंसानों में जो हमारा जो शरीर है उसका टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर में हमारे शरीर के अंदर के एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर इससे बढ़ जाए, मतलब एक टाइम तक तो थोड़ा बहुत बढ़ता है, जैसे किसी को फीवर आ गया तो एंजाइम की एक्टिविटी उस टाइम पे ना स्लो हो जाती है, मतलब एंजाइम्स काम करना थोड़ा स्लो कर देते हैं, है ना, आलसी हो जाते हैं एंजाइम टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। लेकिन और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा ना, बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया तो एंजाइम्स फिर ना मरने लगते हैं, मतलब नष्ट होने लगते हैं। मरना ज्यादा हो जाएगा, है ना, नष्ट होने लगते हैं एंजाइम्स। तो उस सिचुएशन में होता क्या है, जब एंजाइम नष्ट हो रहे हैं तो ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। इसी कारण से जब किसी को तेज बुखार रहता है तो बहुत ज्यादा तेज बुखार होने पर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, डेथ हो जाता है ना। तो होता क्या है कि लो टेम्परेचर में आप सरवाइव कर सकते हैं। लो टेम्परेचर में आपका शरीर अपने आप को ना, जैसे ठंडी के मौसम में अपने आप को ना गर्म रखने की कोशिश करता है, हमारा शरीर ऑटोमेटिक थोड़ा सा गर्म रहता है ताकि वो टेम्परेचर का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। लेकिन हाई टेम्परेचर में क्या होता है, सीधा
नष्ट होने लगता है। लो टेम्परेचर में कुछ समय के लिए रुक जाएगा, एंजाइम्स नष्ट नहीं होंगे, इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर में नष्ट हो गया ना, तो ये चीज आपका जो बॉडी है वो खुद से मेंटेन करके रखता है ना। तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या कि लो टेम्परेचर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, और हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये आप ये दोनों कमेंट में बताइए मेरे को। यहाँ पर है आपके पास एक लॉ दिया गया है जिसमें बोला गया है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी दोगुनी हो जाती है ना। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो मान लो वो 10 को तोड़ रहा था, पहले 10 सबस्ट्रेट तोड़ रहा था, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अब ये एंजाइम क्या है, 20 सबस्ट्रेट को तोड़ रहा है ना। तो ऐसे इसकी एक्टिविटी दोगुनी हो जाती है। इसको बोलते हैं Q10 लॉ। क्या बोलते हैं? Q10 लॉ, जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी दुगनी हो जाती है। ठीक है। अब हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी ना 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। उससे ज़्यादा में एंजाइम्स डीनेचर होने लगते हैं। ठीक है। लेकिन इससे कम टेम्परेचर में इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें, बायोलॉजी की चीज़ें ना आप दैनिक जीवन को रिलेट करके समझिएगा, है ना। आप इसको ऐसे नहीं रटने के जैसा, अगर आप इसको समझेंगे कि टेम्परेचर प्रभावित करता है, कम होने पर इतना, ज़्यादा होने पर इतना, इसको आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। मान लो बुखार हो गया, उस टाइम पे हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है ना। ठंडी के मौसम में हमारा शरीर गर्म क्यों रहता है? क्योंकि आपकी बॉडी को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है ना। आपके शरीर की एक्टिविटी को बनाए रखना है, इस कारण से वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है बॉडी। ठीक है। ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपके पास पीएच। क्या है? पीएच। पीएच में होता क्या है, एंजाइम्स जो रहते हैं वो पीएच के लिए स्पेसिफिक रहते हैं। ये केवल स्पेसिफिक पीएच में ही काम करता है। मतलब इसका एक कंडीशन है सीधा कि मैं इसी पीएच पर ही काम करूंगा, इससे दूसरे पीएच पर नहीं। जैसे आपके स्टमक में एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम क्या, पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन, है ना। ये एक एंजाइम है पेप्सिन, जो आपके स्टमक में पाया जाता है। स्टमक में कैसा मीडियम रहता है, एसिडिक या फिर बेसिक? एसिडिक मीडियम, है ना। 1.8 के आसपास का जो मीडियम रहता है, जो पीएच रहता है 1.8 पीएच के आसपास, तो उसमें जो एसिडिक मीडियम रहता है उसमें ये एंजाइम काम करता है। अब इस एंजाइम को आप बोलो कि आप मुंह में आके प्रोटीन्स को तोड़ो, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है ना, तो मुंह में आके प्रोटीन को तोड़ो, तो फिर ये नहीं काम करेगा, क्षारीय मीडियम में काम नहीं करता है। इसको कौन सा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। तो हर एंजाइम के अपने एक टर्म और कंडीशंस होते हैं कि मैं इस पीएच पर ही काम करूंगा, नहीं तो फिर मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये स्पेसिफिक होते हैं पीएच के लिए। यहाँ पर मैं आपको 3 नाम दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। ये आपका पीएच स्केल है मान लो, और ये रेट ऑफ रिएक्शन, किसमें ये काम करेंगे। तो आपके पास ये 3 नाम है, देखिए, है ना। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एक है एमाइलेज। 3 एंजाइम है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन को तोड़ते हैं, एमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है। अब ये किस पर काम करता है, किस पीएच पर काम करता है, वो आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि ये 8 से 11 पीएच पर काम करता है। कौन? ट्रिप्सिन। तो आप इसको कहाँ पर बनाएंगे, 8 से 11 के बीच में इसको ग्राफ करेंगे। ये 8 से 11, ये किसके लिए है? ये ट्रिप्सिन के लिए है। ठीक है। दूसरा है आपके पास पेप्सिन, वो 1.5 से 2 2 पीएच पर काम करता है। तो इसको आप बोलेंगे क्या, 1.5 से 2 पीएच पर काम कर रहा है। ये हो गया आपका पेप्सिन का। तीसरा है एमाइलेज, जो कि 6 से 8 पीएच पर काम करता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास एमाइलेज का। ये तीनों एंजाइम के लिए आपके पास ये पीएच स्केल है जिसमें दर्शाया गया है। इसको कैसे देते हैं नीट के एग्जाम में, इसमें आपको ना ए बी सी करके दे देंगे कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर पीएच स्केल में कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है। जैसे ये आपका 8 से 11 के बीच ये कौन सा है, ट्रिप्सिन है। इसको आपको दे देंगे कि ए कौन सा एंजाइम है जो 8 से 11 के बीच काम कर रहा है, कौन सा एंजाइम है ये। ए को मार्क करो, बी को मार्क करो, सी को मार्क करो, है ना। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ये एमाइलेज है, इसको मार्क करके दिया जा सकता है। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये हो गया आपका पीएच के हिसाब से ये स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन,
सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि कोई पदार्थ है जिसको एंजाइम तोड़ता है उसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट, है ना। तो अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहा तो क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा तो क्या होगा, है ना। इसको आप ऐसे समझिए, एक इंसान है ना, एक इंसान जिसको भूख लगी है, उसको आप खाना दे रहे हो, है ना। तो अगर आप उसको एक प्लेट खाना दे रहे हो तो वो आसानी से उसको खा लेगा, ठीक है। अगर आप उसको आधा प्लेट दे रहे हो तो बहुत ज्यादा भूखा है तो जल्दी जल्दी खा लेगा उसको, ठीक है। लेकिन इसी जगह पर आपने अगर उस खाने का जो क्वांटिटी वो बढ़ा दिया, एक प्लेट के बजाय आपने उसको दे दिया 4 प्लेट, तो क्या उसको खा पाएगा क्या, या फिर उस स्पीड से खा पाएगा क्या, नहीं, है ना। तो इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम को अगर सबस्ट्रेट कम मिलता है तो क्या होता है, अगर ज्यादा मिलता है तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ है ना, एक है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक्स और एक है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वाई पर, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये है एंजाइम की एक्टिविटी, है ना। अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम है स्टार्टिंग में, तो एंजाइम क्या है वो बढ़ रहा है, इसकी एक्टिविटी मतलब बढ़ रही है, क्या है एक्टिव एक्टिव है। तो मैक्सिमम एक्टिविटी इसकी कहाँ तक रहती है मालूम, ये जो ऊपर का लेवल है जिसको बोलते हैं हम क्या, वी मैक्स, ये जो लेवल इसको बोलते हैं वी मैक्स, यहाँ तक इसकी एक्टिविटी रहती है एंजाइम्स की। लेकिन इससे ज्यादा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, नष्ट नहीं होता है ना, एंजाइम की एक्टिविटी नष्ट नहीं होती, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक ही स्पीड से चलता है वो, ऐसा है। इस स्पीड के बाद कांस्टेंट हो जाती है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है वी मैक्स, है ना। इसके बाद ये इसी स्पीड से चलते रहता है, आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो ये बढ़ेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो होता क्या है आप देखिए, वी मैक्स मैक्सिमम वैल्यू है इसकी एक्टिविटी की, है ना, इस लेवल तक ही एंजाइम एक्टिवेट रह सकता है, उस लेवल के आगे नहीं, है ना। मतलब इतना सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप जितना ही बढ़ा लो, इस लेवल के आने के बाद, वी मैक्स आने के बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये जो ये डंडी दिखाई दे रही है ना, ये इसका आधा लेवल है वी बाई मैक्स, है ना, ये क्या है वी वी बाई टू मैक्स, है ना, वी बाई टू मैक्स मतलब आधा है, ये क्या है आधा, जो सबस्ट्रेट का जो आधा लेवल है ना, मतलब इस केम जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस डिब्बे में, है ना, इस डिब्बे तक मतलब एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, आधी है, आधी है, मतलब ये उस लेवल को पार नहीं कर पाया है जहां पर ये कांस्टेंट हो जाता है ना। तो जो v बाई मैक्स ये जो लेवल है, मतलब सबस्ट्रेट का लेवल अगर कम रहता है ना, तो वो क्या है एंजाइम ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। सबस्ट्रेट का लेवल अगर कम है तो एंजाइम ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे हम सबस्ट्रेट का लेवल और बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक लेवल आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वी मैक्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस लेवल में एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा रहती है, वी मैक्स में या फिर वी बाई टू मैक्स में। तो आप बताइएगा वी बाई टू मैक्स में, क्योंकि ये आधा है, हाफ है ना। तो हाफ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है के एम का मतलब होता है एक कांस्टेंट वैल्यू, है ना, कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो, इस केम तक एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम रहती है। लेकिन जब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये वी मैक्स का जो केम आपको दिखाई दे रहा है, इस केम तक आते आते इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, वो चलती है, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे इस केम के बाद, तो फिर ये और जल्दी फास्ट करेगा, ऐसा नहीं है, इसकी जो एक्टिविटी वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। अब ये जो शेप है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। अब यहाँ पर वही लाइन लिखी गई है कि अगर हम सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ पर है, वी बाई टू मैक्स में, कहाँ पर है, वी बाई टू मैक्स में, वी मैक्स में इसकी एक्टिविटी वहां वहां तक जाने के बाद कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो सिंपल, 4 लोग हैं, 4 प्लेट बिरयानी दिए हैं, तो वो उसको गबागब जल्दी जल्दी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, भूख लगी है तो उसको खा सकते हैं, लेकिन ठीक है। अब इस 4 लोग को आपने
ज्यादा बिरयानी दे दी, आपने 8 प्लेट दे दिया, तो 4 प्लेट तो आसानी से खा लेंगे, भूख लगी उस हिसाब से। उसके बाद क्या होगा, उसकी जो स्पीड है खाने की वो वही रह जाएगी क्या? नहीं, वो स्लो खाने लगेगी, क्योंकि पेट तो पहले से भर गया है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा खाना हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है ना। तो जो जल्दी जल्दी खाने का प्रोसेस आपको जो दिखाई दे रहा है वो है V/2 मैक्स में। ये एक प्लेट का लेवल है, मतलब सबको एक एक प्लेट दिए हैं, तो ये जल्दी जल्दी खा लिए इसको, है ना। तो ये में क्या है, ये ज्यादा एक्टिविटी, यहाँ पर ज्यादा एक्टिव है एंजाइम। ठीक है, लेकिन और दूसरा प्लेट जब खाने की बात आती है तो ये क्या हो गया, ये स्लो हो जाता है इसकी स्पीड। तो उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं। कैसे? वी मैक्स में आने के बाद, वी मैक्स पहुंचे वहां पर कांस्टेंट हो गया, तो एक कम स्पीड से खा रहे हैं, धीरे धीरे, एक कांस्टेंट स्पीड है ऐसा। ठीक है, तो ये चीजें हैं और कुछ नहीं। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम रहा तो क्या होगा, एक्चुअल में आपको वी मैक्स और V/2 मैक्स ये वैल्यू याद रखना है। इसको आपको समझना है कि कैसे आप इसको मतलब बनाओगे, अगर ये आपको नीट में ग्राफ दे दिया जाए तो, है ना। अब आप क्या है, इसका शेप याद रखना है। इसका शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। केम क्या है, केम जो यहाँ पर लिखे वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बताता है ना। तो जो स्टार्टिंग में जो केम दिया है वो क्या है, हाफ वैल्यू है, हाफ वी मैक्स है, जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव है यहाँ पर एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है कि लो केम वैल्यू में एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा रहती है ना। और जैसे ही हम केम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये जो वी मैक्स के आने तक इसकी एक्टिविटी चल रही है, एंजाइम की एक्टिविटी चल रही है। लेकिन इस वी मैक्स के बाद आप देख सकते हैं ये क्या हो गया है, ये कांस्टेंट हो गया है, नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, ऐसा नहीं, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, क्लियर। बस आपको और कुछ याद नहीं रखना, ये ग्राफ याद रखना है आपको, क्या होता है के, क्या होता है वी मैक्स या फिर V/2 मैक्स। ठीक है, ये जो केम है ना, ये एक कांस्टेंट है मेजर करने का, इसको ना दिया गया था मैकेलिस एंड मेंटन के द्वारा। इन्होंने सुक्रोज पर इन्वर्टेज एंजाइम का एक्शन देखा था, उन्होंने इसको बताया था कि इन्वर्टेज एंजाइम कैसे काम करता है सुक्रोज पर, है ना। तो उन्होंने ये ग्राफ दिया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, है आपके पास क्या, आगे है आपके पास प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखिए, अगर हम प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, जब तक हम उस प्रोडक्ट को हटाएंगे नहीं तब तक। तो ये कैसे, सिंपल आप समझिए कि अगर प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ने लगती है, सबस्ट्रेट टूट के प्रोडक्ट बनाता है, तो अगर प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही है तो उसका नुकसान कैसे है कि एंजाइम की एक्टिविटी स्लो कैसे हो जाती है। आप डायग्राम के हिसाब से समझिए, देखिए यहाँ पर है आपके पास एक एंजाइम, ये जो साइट है सामने आपको दिखे इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पर कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट एक ऐसा साइट है एंजाइम में जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता, उसके अलावा कोई भी चीज आके बाइंड कर जाती है, ऐसा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, कि अगर इसके साथ हम सबस्ट्रेट को डालते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। अब यही आगे जाके फिर क्या बनाता है, आगे जाके एंजाइम फ्री हो जाता है और सबस्ट्रेट किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में। तो ऐसे प्रोडक्ट बन गया। तो आप ध्यान देना इस चीज को, है ना, कि एंजाइम बार बार सबस्ट्रेट को तोड़ रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, पी लिखा हुआ अंदर में है ना, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसको आप समझो अच्छे से, है ना। अगर आप स्टार्च खा रहे हो, चावल खा रहे हो, है ना, तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज बना तो क्या होगा, आपके शरीर में बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन गया, स्टार्च से टूट टूट के बहुत ज्यादा ग्लूकोज, तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी उससे रुक जाएगी या फिर बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी या फिर रुक जाएगी, वो चीज समझना है ना। तो होता क्या है, जब प्रोडक्ट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका यूज नहीं हो रहा है प्रोडक्ट का, है ना, इसकी मात्रा बढ़ रही है, मतलब स्टोर हो रहा है, ऐसा टाइप का स्टोर कर रहे हैं हम इसको, यूज नहीं कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं बाद में यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो होता क्या है, ये प्रोडक्ट जाके बाइंड करता है किधर, एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड में। कहाँ पर, एलोस्टेरिक साइड में। अब ये यहाँ जाके क्या करता है, एलोस्टेरिक साइड में जाके बाइंड होता है तो
इस एंजाइम का जो शेप है उसको बदल देता है, मतलब एक्टिव साइट को वो शेप बदल देता है ना, उसको फैला देता है। मतलब किसी को आप पीठ से घूंसा मारो, पीठ साइड से, उसका सामने का स्ट्रक्चर ऐसा बदल जाता है ना, धनुष के जैसे ऐसा तन जाता है। तो वैसे ही इसके पीठ को, एंजाइम के पीठ को घूंसा मार दिया है कौन, प्रोडक्ट, तो सामने का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। अब जब ये प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है तब ये मॉड्यूलेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेटर, है ना। इसको मॉड्यूलेट कर दिया, मतलब उसके चेंज कर दिया इसके शेप को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर इसको लिख दिए एम, है ना, मॉड्यूलेटर की तरह। अब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है उसको रखने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, उसके एक्टिव साइट का जो शेप है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मतलब अब ये एंजाइम काम करेगा क्या, इसको तोड़ेगा क्या, पहले बताइए, नहीं, है ना। ये इसको तोड़ नहीं सकता क्योंकि इसको ये पकड़ ही नहीं रहा है ना, तो ये इसको तोड़ नहीं सकता। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी जब बढ़ती है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देती है, स्लो कर देती है ना, उसको रोक देती है कुछ समय के लिए। उसके बाद ये प्रोडक्ट जैसे यूज होगा तो ये प्रोडक्ट जो पीछे लगा हुआ है एंजाइम के वो बाहर निकल जाता है, फिर से यूज हो जाता है, फिर एंजाइम वापस अपनी अवस्था में आ जाता है और फिर सबस्ट्रेट को तोड़ने लगता है। सिंपल, है ना। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना भी हानिकारक है, उससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो मोटे लोग होते हैं ना, मोटे लोग मतलब जो हेल्दी, ज़्यादा फैटी लोग रहते हैं, जो मोटे लोग रहते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो वो स्टोर करते हैं मैक्सिमम, है ना। तो आप देखना कि जो मोटे लोग रहते हैं उनमें ना डाइजेशन ना स्लो हो जाता है, क्योंकि वो स्टोर करके रख रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत सारे बने हैं वो एंजाइम के पीछे जाके लग गए हैं, और एंजाइम की एक्टिविटी इससे क्या हो गई है, वो स्लो हो गई, कुछ टाइम तक रुक जाती है, तो डाइजेशन भी उसमें फास्ट नहीं रहता, है ना, क्योंकि स्लो हो जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट उस डाइजेशन, मतलब जो एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसकी एक्टिविटी को क्या कर दिए हैं, रोक दिए हैं, है ना। ये टेम्पररी रहता है, इसका जो जो काम है वो टेम्परेरी रहता है, मतलब कुछ समय के लिए। जब प्रोडक्ट क्या हो जाए, यूज हो जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट पीछे लगा हुआ है वो भी बाद में यूज हो जाता है, फिर एंजाइम अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके बाद है आपके पास क्या, ये नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, इनहिबिटर्स, है ना, कि कौन कौन से ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो काम करते हैं एंजाइम को रोकने के लिए। इनहिबिटर का मतलब समझ रहे हैं ना, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। तो आपके पास इनहिबिटर्स में हैं कितने प्रकार के इनहिबिटर्स, तीन प्रकार के, कितने, तीन। सबसे पहला इनहिबिटर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। दूसरा इनहिबिटर है आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तीसरा है आपके पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर, ठीक है। तो एलोस्टेरिक मतलब समझ रहे हैं ना, अभी जस्ट इसको पढ़े हैं कि एलोस्टेरिक साइड में प्रोडक्ट बाइंड हो गया, तो ये उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमको मेनली समझना क्या है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को। क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब होता है कि जो इनहिबिटर है उसका शेप सेम रहता है सबस्ट्रेट के जैसा, मतलब दोनों का शेप सेम है, चाहे इनहिबिटर की बात करें चाहे सबस्ट्रेट की, तो शेप सेम रहता है ना। तो ये क्या होता है, एंजाइम का जो साइट है, एक्टिव साइट, वहां पर जाके इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, और वहां पर ये बाइंड हो गया ना, तो फिर वो जगह ब्लॉक हो जाती है, उसको ये रोक देता है, तो सबस्ट्रेट फिर क्या हो, टूटा नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ा रहा ना। तो ये इनहिबिट कर दिया, उसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव का मतलब जिसका शेप सेम रहता है किसके जैसा, सबस्ट्रेट की तरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये टेम्पररी रहते हैं, मतलब एक टाइम के बाद ये इनहिबिटर जब उस एक्टिव साइट से अलग हो जाते हैं, एंजाइम से मतलब अलग हो गए, तो एंजाइम फिर से सबस्ट्रेट को तोड़ने चालू कर देता है ना, फिर से तोड़ना चालू कर देता है। मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, टेम्पररी है। जैसे ही इनहिबिटर वहां से हटता है तो सबस्ट्रेट को तोड़ना चालू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है। अब ये किसको तोड़ता है, सक्सिनिक एसिड पर काम करता है, किस पर काम करता है, सक्सिनिक एसिड पर। लेकिन अगर इस सक्सिनिक एसिड के साथ मेलोनिक एसिड भी है जो एक इनहिबिटर है, मतलब ये जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, उस पर जाके अगर मेलोनिक एसिड जुड़ गया तो अब ये एंजाइम क्या हो गया, ये रुक जाता है, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट पर कोई आके बैठ गया है।
तो सक्सिनिक एसिड अब वहां पर जाके नहीं बैठ सकता, क्योंकि उस कुर्सी में पहले ही कोई बैठ गया है जिसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। तो फिर ये उस टाइम पे ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। जब तक ये कुर्सी खाली नहीं होगी, जो एक्टिव साइट है वो खाली नहीं होगा, तब तक ये सबस्ट्रेट टूटेगा नहीं, है ना। तो ये सक्सिनिक एसिड के लिए इनहिबिटर की तरह काम करता है मेलोनिक एसिड, ठीक है। अब दूसरा है आपके पास ट्रिप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो अगर मान लो इस पर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आ जाए, ये एक इनहिबिटर की तरह काम करता है ना, तो ये प्रोटीन को तोड़ता नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि उस एक्टिव साइट पर कौन बैठ गया है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो एक इनहिबिटर है, किसके लिए, ट्रिप्सिन के लिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास क्या, नेक्स्ट है आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये क्या करते हैं, इसका कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, ये आएगा एंजाइम को सीधा मारेगा और खेल खत्म कर देगा। एंजाइम जैसे ही इस इनहिबिटर से बाइंड होता है वो सीधा नष्ट हो जाता है, मतलब उसको इसको झेलने की शक्ति नहीं रहती। जो पॉइजन वगैरह जो रहते हैं ना, वो ऐसे ही रहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव, वो एंजाइम को नष्ट कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम्स को डायरेक्ट, ठीक है, रिएक्शन को सीधा रोक देते हैं। और इसका जो इनहिबिशन है वो परमानेंट है। जैसे कॉम्पिटिटिव का क्या था, अगर इनहिबिटर वहां से हट गया तो उसकी जगह पर कोई दूसरा आके बैठ सकता है, सबस्ट्रेट, है ना। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, ये सीधा एंजाइम को नष्ट कर दिया, तो ये तो फिर परमानेंट इनहिबिशन हो गया ना, उसको परमानेंट रोक दिया, खत्म कर दिया, इसको बोलते हैं इनहिबिशन इसका परमानेंट है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए साइनाइड, है ना, साइनाइड एक पॉइजन है। ये क्या करता है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, हमारा जो रेस्पिरेटरी एक एंजाइम है ये, है ना, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये एंजाइम। तो ये क्या करता है, ये साइनाइड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, साइनाइड इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जब डिस्ट्रॉय होता है तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो होता क्या है, ये डायरेक्ट मार देता है, इसको एंजाइम को सीधा खत्म कर देता है। ये जो साइनाइड है वो इस एंजाइम को, रेस्पिरेटरी एंजाइम को ही डायरेक्ट टारगेट करता है। इस कारण से ना जो इंसान है उसकी डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है साइनाइड से, है ना, साइनाइड से डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। इसके बारे में तो हम देख लें, जो प्रोडक्ट वाला है वही है ना, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जब हो जाता है तो फिर ये इनहिबिटर की तरह काम करता है और उसकी एक्टिव साइट का शेप को चेंज कर देता है उसके एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करके, ठीक है। ये इनहिबिशन भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बाद में यूज हो जाता है ना, फिर एंजाइम फिर से वापस अपनी अवस्था में आके फिर से सबस्ट्रेट को तोड़ने लगते हैं, तो ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पर आपके पास देखिए क्या लिखा है कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है, एडीपी से एटीपी बनाता है ग्लाइकोलिसिस में, है ना। तो जब एटीपी के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एटीपी जाके बाइंड हो जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर, फिर ये एटीपी नहीं बना पाता, एडीपी से एटीपी नहीं बना पाता, है ना। तो इस तरह ये काम करता है एलोस्टेरिक भी। आपको केवल इसमें ये याद रखना है, 3 इनहिबिटर है आपके पास, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक। इस तीनों में से परमानेंट डैमेज कौन कर रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव। और एलोस्टेरिक इनहिबिटर और कॉम्पिटिटिव, ये दोनों के में क्या होता है, एंजाइम मरते तो नहीं है कम से कम, है ना, ठीक है। लास्ट में आपके पास है एक ग्राफ, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। लास्ट में आपके पास है ये ग्राफ, देखिए ये इनहिबिटर्स के लिए, ये जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है ये है नॉर्मल एंजाइम की एक्टिविटी। कोई एंजाइम बिना किसी इनहिबिटर के कैसे काम करता है, स्टार्टिंग में जो केम है, जो हाफ है V/2 मैक्स, है ना, यहाँ पर तो इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है, और ये जो V मैक्स आप ऊपर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसकी एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद एंजाइम एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ठीक है, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं, कांस्टेंट स्पीड से। तो आपको याद रखना है क्या, नॉर्मल बिना किसी इनहिबिटर्स के ये एंजाइम की एक्टिविटी ग्रीन वाला, लेकिन जब इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाता है या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिटर आ गया तो एंजाइम की एक्टिविटी शुरू में बढ़ रही है,
लेकिन जैसे ही इनहिबिटर आता है ये स्पीड स्लो हो जाती है ना, स्पीड स्लो हो गई। लेकिन जब इनहिबिटर हट जाता है तो वापस से अपनी एक्टिविटी चालू कर देता है फिर से। तो वी मैक्स के ये ना प्राप्त कर लेते हैं, वी मैक्स मतलब उस लेवल को ये पा लेता है जहां पर ये कांस्टेंट हो जाता है आगे उससे, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वी मैक्स को टच कर लेता है, ठीक है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, ये जैसे ही एंजाइम से बाइंड हुआ तो इस एंजाइम को तो खत्म कर दिया। मतलब इसके लिए वी मैक्स का लेवल यहाँ तक ये पहुंचा ही नहीं ऊपर तक, है ना। तो इसके लिए वी मैक्स यहीं पर बन गया कि इस लेवल में आने के बाद वो खत्म हो जाती है, उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ याद रखना है कि अगर नॉर्मल एंजाइम है तो उसका वी मैक्स आपको कहाँ पर दिखेगा, है ना। अगर उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसके लिए वी मैक्स कहाँ पर है ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए आपको केम वैल्यू क्या दोनों में सेम प्राप्त हुआ है क्या, देखिए बिना किसी इनहिबिटर के और इनहिबिटर के साथ आपको केम वैल्यू सेम दिखाई दे रही है कि नहीं, सभी में अलग अलग केम वैल्यू है ना। केम वैल्यू का मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो केम वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है ना। एक जब नॉर्मल एंजाइम की एक्टिविटी में और जब उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो दोनों में क्या है, केम वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। केम वैल्यू अलग अलग है वी मैक्स का, है ना। अब इसको नॉर्मल एंजाइम को, है ना, कोई इनहिबिटर नहीं है तो इसको केम वैल्यू यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्राप्त हो गया केम वैल्यू। मतलब इतना ही सबस्ट्रेट लगा है इसको प्राप्त करने में। लेकिन जब इसके पास इनहिबिटर आ जाता है तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब इसको यहाँ तक का सबस्ट्रेट लगा, यहाँ तक सबस्ट्रेट, फिर ये इसको मिला क्या, वी मैक्स। मतलब जब नॉर्मल एंजाइम है और उसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो केम वैल्यू क्या है, अलग अलग है। लेकिन दोनों में वी मैक्स सेम रहता है। वी मैक्स को पा लिया नहीं तो वी मैक्स इसमें सेम है लेकिन केम वैल्यू डिफरेंट है। अब नॉर्मल अगर हम बात करें एंजाइम की और उसके साथ हम तुलना करें किसकी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो इसमें क्या है, इसमें वी मैक्स वैल्यू अलग अलग है। वी मैक्स दोनों का अलग, इसमें वी मैक्स सबसे ऊपर है जब बिना किसी इनहिबिटर के। लेकिन जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो वी मैक्स आपको यहीं पर ही प्राप्त हो जाता है। तो के वैल्यू दोनों का सेम है, लेकिन क्या क्या है ये, केम वैल्यू सेम हो जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, लेकिन वी मैक्स अलग अलग हो जाता है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो वी मैक्स क्या है, सेम रहता है, वी मैक्स सेम रहता है, ठीक है। लेकिन केम वैल्यू अलग अलग हो जाता है इनहिबिटर के कारण, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है तो आपको दो वी मैक्स दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि ये इसके एंजाइम को यहीं पर मार दिया, आधा बीच में जहां से जुड़ा वहीं पर, तो आपको दो वी मैक्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये हो गया दो वी मैक्स जब हम तुलना कर रहे हैं ना, एक सिंपल एंजाइम की जिसके साथ कोई इनहिबिटर नहीं है उसके साथ, और एक है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के साथ, ठीक है। तो दोनों में आपको वी मैक्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव में और सिंपल में। लेकिन इसका जो केम वैल्यू है वो सेम रहता है, ठीक है, सिंपल। फिर आपका ये टोटल बायोमोलिक्यूल्स का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, है ना, मतलब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसमें, है ना। टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।